हेलो क्लास 7th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 माँ के एक कहानी की कविता का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखा था, है ना, कि मतलब उस कविता में है क्या। ठीक है, अभी क्योंकि एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया तो अभी हम क्या देखेंगे बच्चे, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले है पार्ट से में मेरी समझ से। ठीक है, इसमें है क क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है। उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है, बताइए जी। राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन कराने के लिए, या उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, या फिर उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, या फिर उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन कराने के लिए? नहीं तो वो कोई भी कहानी सुना देती ना, या फिर उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। तभी तो उसने लास्ट में ये भी पूछा था ना कि बता बेटा, तू अगर इस जगह होता तो तू क्या करता? तू उस हंस को बचाता या फिर उस आखिटक को शिकारी को दे देता? है ना, मतलब वो चाह रही है कि उसके बेटे में सही और गलत की समझ होनी चाहिए। तो हम इसमें सेकंड पे स्टार बना देंगे, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? निर्दोष पक्षी के आखिर तक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। बताइए बच्चे, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, है ना। करुणा मतलब दया और हिंसा मतलब वो जो आखिर तक उस पक्षी के साथ कर रहा था वो, है ना। तो यहाँ दया और निर्दयता के बीच की लड़ाई दिखा रहे हैं कि देखो, अपनी अपनी बात पे दोनों अड़े रहे थे, लेकिन जीत लास्ट में किसकी हुई थी? दया की, सच की, है ना। तो यहाँ पे हम थर्ड वाले ऑप्शन को स्टार बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट वी हैव, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, या निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, या फिर आखिर तक का सदैव विरोध करना चाहिए, या फिर जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। बताइए जी। न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, जो अच्छा करे हमेशा उसके साथ न्याय होना चाहिए, है ना जी। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पे स्टार बना लेंगे। सेकंड देखेंगे बच्चे, ख, जिसमें दिया गया है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। आपके मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। अब बच्चे, हो सकता है कि उन्होंने कुछ अलग ऑप्शन आपसे हटके कोई ऑप्शन चूज किया हो, तो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए इस चीज को और पूछिए अगर आपने कोई और ऑप्शन चूज किया है तो वो क्यों चूज किया। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, मिलकर करें मिलान। इसमें देखेंगे, इस पार्ट में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। सुमेलित मतलब इनको मिलाइए, ये जो दो तरफ अलग अलग कॉलम्स है ना, इनको मिलाने हैं। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पात्र, पात्र मतलब ये जो कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर कौन है वो राइट हैंड साइड के कॉलम में है। ठीक है, जैसे कि बेटा, बेटा कौन है बच्चे? यशोधरा एक राजकुमारी बेटा है क्या? जी नहीं। सेकंड, सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए? नहीं। थर्ड देखेंगे, सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र हैं वो बेटा राहुल जिनका नाम है ना। तो फर्स्ट का ऑप्शन हम टिक करेंगे थर्ड के साथ। करेक्ट। सेकंड वी हैव माँ, माँ कौन है बच्चे? यशोधरा। हमने जब उस कवि का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने वहाँ ये चीज पता की थी कि बेटे का नाम राहुल है और माँ का नाम यशोधरा है ना। तो सेकंड वाले का बी मतलब वन ऑप्शन करेक्ट है, यशोधरा एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी। ठीक है। थर्ड,
तात या पिता, पिता कौन है बच्चे? सिद्धार्थ, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, चलो थर्ड देखेंगे। थर्ड है बच्चे पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखो क वाली पंक्ति है बच्चे, मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, आपको रिटन वर्क या खुद से करना रहेगा। ठीक है, देखो कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्न उसे न उबारे, रक्षक पर वक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। देखिए जी, यहाँ पे इन पंक्तियों में कहा गया है यदि कोई किसी निरपराधी जीव व्यक्ति को आहत करे, मारे, चोट पहुंचाए तो दूसरों का दायित्व है कि वे उसे बचाएं, उनकी रक्षा करें। न्याय भी दया का दान देगा और भक्षक के ऊपर हमेशा ऊपर रक्षक को ही समझा जाएगा। मतलब कि भक्षक के ऊपर रक्षक को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पंक्ति है हमारे पास बच्चे, हुआ विवाद सदैव हृदय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। मतलब कि जब सदैव और हृदय में विवाद हुआ था, दोनों ही अपनी अपनी बात पे अड़े हुए थे, है ना, कि आखिर तक बोल रहा था कि ये शिकार मेरा है भाई, मुझे चाहिए, मैंने इसको शिकार किया है। और जो सिद्धार्थ थे, जो उसके तात थे, राहुल के पिताजी थे, वो कह रहे थे होगा तेरा शिकार, मैंने इसको बचाया है, मैंने इसको जीवन दान दिया है, इस पर मेरा हक बनता है। ठीक है, तो जब दोनों ही अपनी अपनी बात पे अड़े थे तो फिर क्या होगा, जब भाई आपके भाई या बहन दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़ जाए कि एक टॉय है ये मुझे चाहिए या मुझे चाहिए, बाद में क्या होगा जी, आपकी मम्मी जी आएंगी और आके आप दोनों का फिर फैसला करेंगी, है ना, कि भाई ये टॉय किसके पास रहना चाहिए। सेम एज यहाँ भी जब दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़ गए तो फिर बात न्यायालय तक पहुंची। न्यायालय क्या, जहाँ पर सारे न्याय होते हैं, जहाँ पर सारे सही फैसले सुनाए जाते हैं, वहां पे सब लोगों ने उनकी बात सुनी और सब लोगों ने फिर उनकी बात जानी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए आपके विचार में इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। बच्चे सिंपल है, लास्ट की जो पंक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं पंक्ति के अंदर बच्चे सारी कविता का सार है कि एक्चुअली ये कविता क्यों सुनाई गई है। उस बच्चे को इस कविता को सुनाने का मेन मतलब ये है कि उसको सही और गलत की परख होनी चाहिए, है ना जी। तो देखो कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्न उसे न उबारे, रक्षक पर वक्षक को उबारे, न्याय दया का दानी। ये वाली पंक्ति बच्चे हमारी इस कविता में सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह पंक्तियां दया, प्रेम, न्याय की भावना को व्यक्त करती हैं। यहाँ किसने मारा, किसका अधिकार है, ये सभी प्रश्न गौड़ है। निरपराधी की रक्षा करने, उसे जीवन दान देने का भाव महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे ख वाला। आखिर तक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ, भाई उन दोनों में क्यों झगड़ा हो रहा था, क्यों बहस हो रही थी, क्योंकि आखिर तक द्वारा पक्षी का शिकार किया गया था। वह पक्षी घायल होकर जब उपवन में गिरा तो तब बच्चे के पिता ने उस पक्षी को लहूलुहान देखकर उसे अपने गोद में रख लिया। वो उसे बचाना चाहते थे, उसके जीवन की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन आखिर तक जो था उसका क्या कहना था, ये पक्षी मेरा शिकार है इसलिए इसे मुझे सौंप दो। इस करके इन दोनों में बहस होने लगी, आखिर तक और बच्चे के पिता में तर्क वितर्क होने लगा। ठीक है जी, चलो ग वाला देख लेंगे। माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा, क्योंकि माँ अपने पुत्र के विवेक, बुद्धि और संस्कारों की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए ऐसा कहा। वो देखना चाहती थी कि अगर राहुल इस जगह पे होता तो क्या करता, क्या वो सही गलत की पहचान करता या क्या करता। ठीक है, उसको अपने संस्कारों की परीक्षा लेनी थी। चलो नेक्स्ट देखेंगे। यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते, आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था, बताइए। भाई यदि मैं उपवन में होती तो मैं उसे तुरंत पशु चिकित्सालय के लिए ले जाती और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करती, किसी भी कीमत पर तक को तो नहीं देती। ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चे, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? यही कि यशोधरा एक आदर्श माँ है जो अपने बच्चे को दयालु, संस्कारवान और न्यायप्रिय बनाना चाहती है। उसमें दया, धर्म, प्रेम के बीज बोकर उसे उसके पिता के गुणों को विकसित करना चाहती है, इसलिए वे उसे प्रेरक कहानी सुनाती है। और राहुल एक योग्य सुपुत्र है, वह माँ की शिक्षा को पूरे विवेक और कौशल के साथ सीखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। इसमें क्या है बच्चे, माँ ने अपने बेटे की कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी कहानी को सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते, बताइए भाई। इस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे और इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे कि अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते, आप इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाते। ठीक है, नेक्स्ट, मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। अब भैया आप इस चीज का आइडिया लगाएंगे कि मतलब हंस क्या बोल रहा होगा या वो आखिर तक एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। ग, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं, आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? ऑप्शन है, तीर चलाने वाला, पक्षी, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति, न्यायाधीश या कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। बताइए जी आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे। आप खुद से डिसाइड करेंगे और फिर रीजन देंगे कि आपको तीर चलाने वाला वो आर्किटेक्ट बनना है या वो घायल पक्षी बनना है या पक्षी को बचाने वाले बनना है या न्यायाधीश मतलब मैं ही फैसला करूंगा वो बनना है या फिर कोई अन्य पात्र जो आप इस कहानी में ऐड करना चाहें। ठीक है, संवाद, इस कहानी में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा है, उसके दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है। देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारी पूरी कविता में एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि कौन सी लाइन किसने बोली है ना। तो हम यहाँ पे उस कविता में से ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। जो लाइन पुत्र ने कही गई वो पुत्र के कॉलम में लिखेंगे और जो लाइन माँ ने कही है उसे माँ के कॉलम में लिखेंगे। करेक्ट, जैसे नंबर 1 वी हैव, पुत्र ने कहा माँ कहे एक कहानी। दूसरा पुत्र ने कहा, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। नेक्स्ट, जहां सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। ये सारी लाइन बेटा ही तो बोल रहा था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी, करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्न से न उबारे। नेक्स्ट, रक्षक पर वक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। ये सारी लाइन बच्चे पूरी कविता में किसने कही है, बेटे ने। अब भाई जी अब जो उसकी मम्मा ने कहा है वो देखेंगे। जैसे, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। सेकंड, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। नेक्स्ट, वर्ड वर्ड के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। नेक्स्ट, गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खरशर से हुई पक्ष की हानि। नेक्स्ट, चौक उन्होंने उसे उठाया। ये सारी बातें बच्चे माँ ही तो बोल रही हैं। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। नेक्स्ट, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, जब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। नेक्स्ट, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात जब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी।
नेक्स्ट, राहुल तू निर्णय कर इसका पक्ष लेता है, राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जो है जिसका, सुन लूं तेरी बानी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। बच्चे ये सारी लाइंस किसने कही थी, माँ ने। तो आप इस तरीके से कविता से अलग अलग करके जो लाइन जिसने कही है उसके कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थान में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता से चुनकर लिखिए, जैसे कि उपवन, हिमबिंदु, ये सारे शब्द कविता में कैसे आए हैं, जो प्रकृति से जुड़े हैं, जो नेचर से जुड़े हैं, है ना जी। पानी और क्या, हवा बह रही थी जो, है ना। तो आप इस टाइप के कॉलम्स में इनको ऐड करेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। देखिए बच्चे, स्तंभ 1 में है कहती है मुझसे यह चेटी, इसका कौन सा सही हो सकता है, चेटी मतलब सेविका। तो स्तंभ 2 में देखो कि इससे रिलेट कौन सी लाइन कर रही है, 1 की 7 वाला स्तंभ 2 में चेक करो, यह सेविका मुझसे यह कहती है। नेक्स्ट, तू है हठी मान धन मेरे, मतलब मेरा बेटा तू बहुत हट करता है। तो 2 वाले का 9 वाला चेक करो, हे मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है ना जी। नेक्स्ट थर्ड, झलमल कर हिम बिंदु झिलेते, हिम बिंदु मतलब ओस की बूंदे झिलमिला रही थी, तो इससे रिलेट देखो 5th वाला, हिम कर ओस की बूंदे झिलमिला रही थी। 4th, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, मतलब कि जो हंस था वो एकदम से बेचित्त होकर उस तीर से घायल होकर गिर गया था, तो इसका कुछ रिलेट करता हुआ देखेंगे 8th वाला, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। नेक्स्ट, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, 5th वाला, मतलब कि इसका होना चाहिए बच्चे हमारे पास दोनों सदैव निर्दय में झगड़ा हुआ। कहाँ देखेंगे हमें, 3rd वाला, दयालु और निर्दय व्यक्ति में झगड़ा हुआ। 5th, कह दे निर्भय जय हो किसका, बिना डरे बता दे कि किसकी जीत होगी, तो देखेंगे इसका 2 वाला, तो बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, तूने गुनी कहानी, 7th वाला, मतलब यस तूने गुनी कहानी, मतलब कि तूने कहानी सुनी है, तूने कहानी को समझ लिया, 6th वाला हो जाएगा इसका। 8th है, उभय आग्रही थे स्विषय में, मतलब दोनों अपने अपने विषय पर अड़े हुए थे, तो 1st वाला हो जाएगा स्तंभ 2 से। 9th है, जब उसने जो था खगबख्शी हट करने की ठानी, मतलब जो खगबख्शी था उसने हट करने का निश्चय कर लिया, तो 10th वाला हो जाएगा, जब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। 10th, रक्षक पर वक्षक को वारे न्याय दया का दानी, तो इसका लास्ट एक 4th ही बचा स्तंभ 2 से। न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है, ठीक है जी। चलिए, कविता की रचना, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं, इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इस कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषता दिखाई देंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जैसे संवादात्मक शैली कहते हैं, प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णात्मक शैली कहा जाता है, ठीक है जी। तो देखिए क वाले में देखेंगे, इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए, जिसको कि आप खुद से करेंगे, ठीक है। आप अलग से एक सूची, एक लिस्ट बनाएंगे और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ख वाला, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई जाती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं, है ना। तो ये कविता की विशेषताएं हैं। संवाद दिए गए हैं, संवाद कैसे, मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हुए। तो ये पंक्तियां हैं, इनसे आपको इनको मैच करना है, वो खुद से करेंगे। रूप बदल कर, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदल कर लिखा जा सकता है। सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे,
अब आप भी पाठ के किसी एक पद को अनुच्छेद के रूप में लिखिए। मतलब कि बच्चे आप कोई भी कविता से कोई भी पंक्ति उठा लीजिए और उसका अनुच्छेद करो। अनुच्छेद मतलब उसको इन हिंदी लिखो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिया गया है ना, सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। लाइक इस टाइप से, ठीक है, खुद से करेंगे, डू इट योर सेल्फ। ओके, जहाँ जिस क्वेश्चन में मेरी ज़रूरत है मैं उस क्वेश्चन को क्लियर कर रही हूँ। बच्चे जिस क्वेश्चन को आपको खुद से करना चाहिए उस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट है कविता में विराम चिन्ह। माँ कहे एक कहानी। इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दे रहे हैं, ठीक है, जैसे अल्प विराम, ये नीचे वाला कॉमा, पूर्ण विराम, कंप्लीट वाला मतलब विराम जो होता है, एंड उद्धरण विराम जो ऊपर की तरफ कॉमे लगते हैं दो दो। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, कॉमा लगा देते हैं, कहाँ अधिक रुकना है, विराम लगा देते हैं, कौन सी पंक्ति किसने कही है, पुत्र ने या माँ ने, तो ऊपर वाले उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं, कहाँ प्रश्न पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है वहां पे ये आश्चर्यजनक साइन लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं मतलब, ठीक है। देखो क वाले में है, नीचे कविता का एक अंश दिया गया है, बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, इसमें उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चे ये आपको पूरी पंक्ति दी हुई है, यहाँ पे आपने अभी कविता पढ़कर आए हो ना, तो वहां पे ये चीज है कि किस जगह कौन सा चिन्ह लगा है, इसको आप खुद देखेंगे, ठीक है। अब विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए कविता को अपने समूह में सुनाइए। सुना देंगे। चलो नेक्स्ट, पाठ से आगे, अब थोड़ा सा आगे की बात देखेंगे, आपकी बात, ठीक है, ओरल होगा ये भी। का वाला, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, आप या आपके परिजन भ्रमण करने के लिए कहाँ जाते हैं और क्यों। डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, या नोटबुक में मैम अगर लिखवाती है तो नोटबुक में भी लिखेंगे कि आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हो और क्यों जाते हैं उस जगह, ठीक है। खा वाला वी हैव, इस पाठ में एक माँ और अपने पुत्र को कहानी सुना रही है ना। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या थे, आप किसको, बच्चे यहाँ पे माँ है, अब आप किस, उनका नाम अभी मेंशन है तब भी आप उनका नाम, किसको और कौन सी कहानी बताएंगे और आप किसको कौन सी, ठीक है। चलो, माँ ने कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है और क्यों। अब देखो, माँ ने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था ना कि बेटा बता, तू इस जगह होता तो तू क्या करता, मतलब तू अगर अपने पिताजी की जगह होता तो तू क्या करता, उस हंस को अपने पास रखता बचाने के लिए या फिर उस आखे टक को दे देता। तो उसने, उसकी माँ ने ये वाला प्रश्न पूछा था। अब आप बताइए जी कि बीच में प्रश्न पूछना सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, तभी तो हमें पता चलेगा कि सामने वाला हमारी कहानी पर ध्यान दे भी रहा है या नहीं, है ना। हमें तभी तो फिर कहानी सुनाने का मजा है बच्चे, जब सामने वाला हमारी कहानी सुन ही नहीं रहा तो फिर क्या, ठीक है। कहानी के बीच में प्रश्न पूछना सही है और इसलिए है ताकि हमें पता चले कि सामने वाला हमारी कहानी सुन भी रहा है या नहीं, है ना, उसको भी तो कहानी समझ आनी चाहिए ना। नेक्स्ट, कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है। क्या आप भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ तो वह कौन सी कहानी है और क्यों, बताइए बच्चे। यहाँ पे कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट कर रहा है, क्यों। देखो जैसे कुछ पंक्तियां आई हैं हमारे पास, हाँ माँ यही कहानी, अच्छा लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, इस टाइप से। तो बच्चा बार बार कह रहा है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। अब क्या कोई कहानी ऐसी है जिसको आपको बार बार सुनने का मन करता हो? अगर कोई है तो बताइए भाई, और क्यों वो कहानी है जिसको आपको बार बार सुनने का मन करता है, वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। चलो, निर्णय करें, निर्णय करना है। राहुल तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, बताइए कि इन स्थितियों में आप क्या करेंगे। आपको बताना है जी आप क्या करेंगे। खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है।
आप कोई भी गेम खेल रहे हैं तो वहां आपने नोटिस किया कि आपके किसी फ्रेंड ने रूल ब्रेक कर दिया, नियम तोड़ दिया, आप क्या करेंगे? उसको डांटेंगे, उसको समझाएंगे, उसको गेम से बाहर कर देंगे? सोच के खुद लिखेंगे। एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है। आपका कोई भी क्लासमेट है और उसको कोई और चिढ़ा रहा है, आपका कोई और क्लासमेट उसको चिढ़ा रहा है, आप क्या करोगे? उसके साथ मिलकर उसको चिढ़ाओगे या फिर उसको उसकी शिकायत मैम से करोगे या उसको वहीं की वहीं रोकोगे? कैसे भी, है ना? खुद से सोच कर लिखेंगे। एक समूह परिजनों के बीच एक सहपाठी अपने भाग्य का कार्य नहीं कर रहा है। एक कोई भी समूह परियोजना हो रही है और वहां पे एक सहपाठी अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा है, मतलब वहां पे कोई आपका फ्रेंड अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा है और सब काम कर रहे हैं कोई एक परियोजना में। क्या करेंगे? मैम से शिकायत करोगे उसकी, या उसके हिस्से का काम आप खुद से करोगे या कुछ और करोगे? मेंशन करेंगे। आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है। आपके दो फ्रेंड्स हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। क्या करेंगे? उनकी बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे या उनके बीच में एक और तीसरा बन के आप ही तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देंगे? आंसर करेंगे। फिफ्थ, एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिससे उसने नहीं किया। अब लेट सपोज आपका एक फ्रेंड है ना, और सारे बच्चे बात कर रहे हो, वो बात नहीं कर रहा। मैम आई और मैम ने उसको खड़ा कर दिया कि आप खड़े हो जाओ, आप बात कर रहे थे ना, लेकिन वो तो बात ही नहीं कर रहा था। अब आप क्या करेंगे? मैम को बताएंगे कि मैम ये बात नहीं कर रहा था, बाकी सब कर रहे थे, या उसको ऐसी पनिशमेंट लेने देंगे? क्या करेंगे आप? मेंशन करेंगे। सिक्स्थ है, एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है। आपका कोई एक फ्रेंड है और वो किसी कंपटीशन में हार गया, अब वो अपसेट है। क्या करेंगे? उसको उसका मूड ठीक करने की कोशिश करेंगे या मतलब उदास है तो उसको और से चिढ़ाएंगे? मेंशन करेंगे। सेवंथ है, कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है, बोलने का अवसर नहीं पा रहा है। कक्षा में क्लास में किसी बात पे डिस्कशन हो रहा है ना, और आपका फ्रेंड कुछ कहना तो चाह रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है, थोड़ा हिचकिचा रहा है, थोड़ा उसको कोई मौका नहीं दे रहा। क्या करेंगे? उसका थोड़ा सा उसको मोटिवेट करेंगे कि तू अपनी बात को बेडर कहे, या मतलब आपको समझ में आ गया तो फिर आप उसकी उस बात का मजाक बनाएंगे या क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है। आपका कोई फ्रेंड किसी चीज में मतलब स्ट्रगल कर रहा है, उसको किसी चीज में परेशानी हो रही है और आपको किसी चीज की हेल्प मांग रहा है, आप क्या करेंगे? आंसर करिएगा। उसकी हेल्प करेंगे या उसको डिनाई कर देंगे? ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, इस वीडियो में ऐसा तो कुछ अब है नहीं, ठीक है। तो इसके साथ बच्चे ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके बच्चे, शेयर जरूर किया करो आपके किसी फ्रेंड के लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल बने तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।